बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बिज़नेस लॉन्ज में आप सब को खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका तारफ़ कराते चला जाऊँ। सबसे पहले हमारे पास जो हैं वो ज़फ़र महमूद साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं लायंस क्लब इंटरनेशनल की। उसके बाद चौधरी अमजद साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री। और हमारे तीसरे आज के मेहमान सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मंसूर जवेद साहब, जो कि रूडोल्फ कंपनी के CEO जी और मुख्तलिफ केमिकल्स और एग्रीकल्चर केमिकल्स के मैन्युफैक्चरर। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं कि जो बजट की आमद है और इस बजट के आने से जो हमें बड़े डर और खौफ आ रहे हैं इंडस्ट्री में, लोगों में, वो ये है कि IMF की जो बड़ी कठिन शराइत जो है वो पाकिस्तान के दरपेश हैं और उनका सामना है मुश्किलात का। और इन मुश्किलात में जहाँ पे वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं $1.1 बिलियन के लिए, इन शराइत को सामने रखते हुए हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो हमारी हुकूमत है, वो किस तरह से जो इस बजट को में जो हमारी आवाम है उसको रिलीफ़ देंगे। जबकि सुनने में आ रहा है कि बड़ी जो बजट है उसके अंदर काफ़ी सारी मुश्किलात और सख्तियाँ होंगी आम पब्लिक के लिए, इंडस्ट्री के लिए और ट्रेड्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद चौधरी अमजद साहब। आप बताइए कि आप क्या फोर्सी कर रहे हैं और क्या समझते हैं, क्योंकि स्मॉल जो ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्री है, इसके भी अपने बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारे मामलात हैं। और इन पर एक बहुत बड़ी और एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि मैं बाद में आपको कहूँगा कि इसकी जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकॉनमी है, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स की कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन आप पहले मुझे बजट के हवाले से बताइए कि आप क्या फोर्सी कर रहे हैं अंडर दी IMF टर्म्स एंड कंडीशंस रिजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब, आपने मौका दिया। मियाँ साहब, जहाँ तक IMF की बात है और जहाँ तक हमारी हुकूमत की बात है, जो हालात पिछले 7-8 साल से या 6 साल से चले आ रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो हम मजबूर हैं, हमारी हुकूमत भी मजबूर है IMF की बातें मानने के लिए। लेकिन अगर हम सारी बातें IMF की मानते जाएंगे तो हमारे मुल्क की जो गरीब आवाम है या जो मिडिल क्लास तबका है, बल्कि अपर क्लास भी इस वक्त सब क्राइसिस में है। जब तक आप बिजली के निरख कम नहीं करेंगे, गैस के नहीं कम करेंगे और लोगों को फैसिलिटी नहीं देंगे, ना आपकी इंडस्ट्री चलेगी। बैंक रेट भी जो है वो भी बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट जो है वो देखें ना, वो 26% तक चला गया, इससे ऊपर चला गया। बल्कि जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं आता, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जो हालात जा रहे हैं, हमें जो इस वक्त खदशा है, स्मॉल ट्रेडर को कह लें, स्मॉल इंडस्ट्री को कह लें, इसको तो हमेशा मतरई माँ की तरह सलूक किया गया है इसके साथ। ये जब भी ऐसा मामला हुआ है, गवर्नमेंट ने इनको कोई फैसिलिटेट नहीं किया आज तक। जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत में 400 या 200 बिलियन जो लोगों को दिया गया था इंडस्ट्री के लिए, उसमें मुझे एक भी स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल इंडस्ट्री का बंदा नज़र नहीं आ रहा। सब बड़े लोग ले गए, जो उनके माहिर उन्हें मिन्नत है वो ले गए। अब जो आने वाला वक्त है, इसमें अगर हम बजट को बेहतर नहीं करेंगे, बजट को नरम नहीं करेंगे, टैक्स में छूट नहीं देंगे, हमारा मुल्क नहीं चल सकता। और दूसरी बात, जब तक हम ये जो हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं और जो कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाया जा रहा है, जैसे इमरान खान साहब के दौर में
कंस्ट्रक्शन में ब्लैक मनी को वाइट मनी कर दिया गया था और जितना पैसा उसमें चला गया हुआ है। तो जब तक उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक मेरा नहीं ख्याल कि आप जितनी मर्जी शर्त शराइत रख लें या जितना मर्जी टैक्स बढ़ा दें या इंपोर्ट में ड्यूटियां लगा दें, जितनी आप इंपोर्ट में ड्यूटी लगाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे हमारे मुल्क में स्मगलिंग बढ़ती जाएगी और आपका रेवेन्यू कम होता जाएगा। जी ज़फ़र महमूद चौधरी साहब, हमारे SVP लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जनाब आपका क्या ख्याल है कि इस IMF की टर्म्स कंडीशंस की जो अंडर बजट जो है वो हमारा बन रहा है और उन सख्त तरीन जो उनकी टर्म्स हैं जो कि सुनने में आ रही हैं, उसमें आप क्या समझते हैं? जैसे कि चौधरी साहब ने कहा कि शराइत नरम करनी चाहिए और नरम बजट होना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए इवन टैक्स में, जबकि गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो उनके मुताबिक पूरा नहीं हो रहा और स्मॉल ट्रेडर्स में जो है वो हमें इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है टैक्स की जितनी कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। थैंक यू जी मियां साहब। देखिए जी मियां साहब, अगर आप इसको देखते हैं इस एंगल से कि जी IMF का इस वक्त जो इम्पैक्ट है वो इकॉनमी के ऊपर, पाकिस्तान की, वो किस तरह चल रहा है, तो आप अगर पिछले बजट को देख लें तो उसमें 14,460 अरब का बजट था, जिसमें 7,303 अरब हमने सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है और 9,415 अरब के जो टारगेट्स थे वो सेट किए गए, जो कि मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी ने हर हाल में पूरे किए हैं और टारगेट्स इस वक्त लोकली पूरे हो रहे हैं। अब अगला जो बजट आएगा वो इससे सख्त बजट होना है, चूँकि हमने इस वक्त मज़ीद फंडिंग ली है। हम एक ऐसे प्रोग्राम की तरफ नेक्स्ट जा रहे हैं इस बजट के फ़ौरन बाद जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत IMF से, और हम IMF की किसी भी शर्त को डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सख्त बजट होगा। इसमें इंटरेस्ट की जो पेमेंट हैं वो भी ज़्यादा रखी जाएंगी। इस वक्त 2200 अरब तो हम दे रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस की मद में, डिफरेंट जो IPPs के बंद के यूनिट पड़े हुए हैं। फिर हम एक 800 अरब हम तकरीबन पे करते हैं जो सिक यूनिट हैं। फिर हमने इसका 50% अप्रॉक्सीमेटली हमने इंटरेस्ट में देना है। तो आप देखें कि जी आज 24 है और 2011 में 1500 अरब रुपए का सिर्फ टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट होता था, और आज आप लिविंग स्टैंडर्ड देख लें कि जी किस तरह है। तो ये सारे फाइनेंसिंग का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब उसमें हम जकड़े हुए हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि जी हम उसको डिनाई कर सकते हैं। तो IMF की शराइत के मुताबिक ही बजट चलना है। आवाम को कोई रिलीफ बाहर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पॉलिसी करे और इस बजट के बाद वो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। जो पाकिस्तान में ये सब दो इशू हैं सबसे बड़े। जितना रेवेन्यू टारगेट है वो तो पूरा हो रहा है, मगर हमारा जो सबसे मेजर इशू है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में इस वक्त 150 डॉलर पर कैपिटा रसीट है और हमारा कोई $500 पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है। तो 400-500 का जो डिफरेंस है उसकी वजह से हमें फंडिंग लेनी पड़ती है। हमने 2-3 चीज़ें प्रपोज़ की हैं गवर्नमेंट को, इस बजट में भी प्रपोज़ल दी हैं कि जी आप जो इस वक्त 9.6 मिलियन पाकिस्तानी बाहर मुल्क से काम कर रहे हैं, वो उनकी कैपेसिटी के मुताबिक पाकिस्तान में रेमिटेंस नहीं आ रही, उनको फैसिलिटेट करें। इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड से तकरीबन 80% ग्रे रूट से पैसा आता है। आप मिडल ईस्ट में ले लें तो 50% ग्रे रूट से पैसा आता है। तो 27 बिलियन की हमारी इस वक्त रेमिटेंस है। मैं समझता हूँ कि उसकी कैपेसिटी है 70 से 80 बिलियन डॉलर की, अगर उसको एड्रेस किया जाए तो। दूसरा मियाँ साहब, जो इस वक्त एक्सपोर्ट आपके पास कोई आइडिया है इस इशू को एड्रेस करने के लिए? असल में हमें जहाँ हम इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं या वी नो के भी यहाँ पे ये एरिया है, वहाँ पे हमें गवर्नमेंट को ये सजेस्ट भी करना चाहिए कि वो किस तरह से इस कमी को, इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए वो पॉलिसी बनाए, वो एक्शन ले, या उनको हम कोई सजेशन दें जो कि बड़ी प्रोडक्टिव हो और उससे वो हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ सके। असल चीज़ तो यही है सर। 4 सजेशन है मेरी इसमें। हमने ये जो लास्ट बजट था जो सागडार साहब ने प्रपोज़ किया था, हमने उनको जाके वहाँ पर प्रपोज़ल दी थी और उसमें फैसलाबाद चैम्बर भी बैठा हुआ था। मैंने कहा था कि जी आप इनके लिए हम पॉलिसी बना के देते हैं, लेट अस मेक द पॉलिसी फॉर द रेमिटेंस जो आती है। आप उनको एक तो अगर $2 लाख 3 साल मसलसल एक शख्स बेचता है तो उसको एक फैसिलिटेट कार्ड दें। अगर वो $5 लाख बेचता है तो उसको एक सेपरेट कलर का आप उसको रिस्पेक्टेबल पासपोर्ट दे दें। उसके पाकिस्तान के अंदर जितने इश्यूज़ हैं उनको विद इन 30 डेज़ एड्रेस करें। अगर उसने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है,
अगर मार्केट रेट में अगर वो भेज रहा है तो 2 रुपये का डिफरेंस है इस वक्त, 1 से 1.5 रुपये का डिफरेंस जो अभी कदगन लगा दिया IMF ने कि जिससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता ओपन मार्केट में और डॉलर में। तो मैंने कहा कि जी आप 1 रुपया उसको जो रिमिटेंस आती है उसको ज़्यादा दें, जाके ओपन मार्केट के बराबर उसको पैसे मिल जाएं, और फिर उसको आप अवेयरनेस करें थ्रू अपनी एम्बेसीज़ के भी जो लीगल तरीके से पैसे आप भेजेंगे वो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबिलिटी होगी। जो इलीगल जाएंगे उससे आप कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वो कहीं खर्च नहीं कर सकते और उसके आपको नुकसानात हैं। उनको इंसेंटिवाइज करें उन तो लोगों को, उनको अगर ये इस तरह के इंसेंटिव दे दिए जाएं तो मैं नहीं समझता हूँ कि जी वो ग्रे रूट से पैसे भेजेंगे। अभी जैसे अभी आप अब बात कर रहे थे तो अभी मेरे जहन में एक बात आई कि बांग्लादेश की 10 माह की जो एक्सपोर्ट है वो 47 बिलियन है जी वेयर एज के पाकिस्तान की 1 साल की जो एक्सपोर्ट है वो 25 बिलियन है। अब आप देख लीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं और बांग्लादेश कहाँ खड़ा है। और जो अभी आपने डेफिसिट की बात की, और वो डेफिसिट जो है वो बिल्कुल इसी वजह से है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत कम है, हमारा रेवेन्यू जो है, जो रिमिटेंसेज है वो बहुत कम है। और इन्हीं चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट को जो कि बार बार ये बातें कही गई हैं, बार बार सजेशंस मांगी गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सुनी ज़रूर जाती हैं लेकिन की अपनी जाती है और हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। सर 5 चीज़ें मैं रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले पिछले 13 साल से कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई गवर्नमेंट की तरफ से, दे हैव टू इमीडिएटली अनाउंस द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। दूसरा, वो इंटरनेशनली देखें, इस वक्त पाकिस्तान में 2022 में 1.92 बिलियन की FDI थी, अब वो 0.8 बिलियन से भी कम हो गई है। यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही, तो आप लोकल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को चाम दें, आप लोकल बिजनेसमैन को एड्रेस करें, उसको कॉन्फिडेंस दें। देखिए इस साल 770 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई इंडिया की, उन्होंने 2030 में 2 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट रखा है, और आज अमेरिका की एक्सपोर्ट 2.1 ट्रिलियन है। आज नंबर 2 पे अमेरिका है एक्सपोर्ट में, और मैं समझता हूँ कि जी इस तरह 2035 तक इंडिया जो इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है, वो एक्सपोर्ट में नंबर 1 या नंबर 2 पे चला जाएगा आफ्टर चाइना। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज तक कॉन्फिडेंस नहीं दिया अपने बिजनेसमैन को। इस वक्त जो बिजनेसमैन है वो इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगा रहा, इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहा कि कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग, कोई पॉलिसी, कोई लॉन्ग टर्म, कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी आए, फिर आपकी वैल्यू एडिशन पॉलिसी आनी चाहिए। आपकी एक्सपोर्ट माजी में 33 बिलियन से ज़्यादा ऊपर नहीं गई आज तक, तो अगर आप एक्सपोर्ट को 50 बिलियन में लेके जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक वैल्यू एडिशन पॉलिसी लेके आएँ। फिर उसके बाद आप इंपोर्ट सब्सिट्यूट पॉलिसी लेके आएँ कि जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, मसलन 2022-23 में 80 बिलियन की इंपोर्ट थी, पिछले साल एकदम उसको स्टॉप करके 56 बिलियन पे ले आए और 30-40 बिलियन आप स्मगलिंग पे ले गए। तो आपने अगर इस डिफरेंस को रिड्यूस करना है तो गिव द प्लानिंग एंड पॉलिसी जिसके ऊपर फिर बिजनेस कम्युनिटी आपके साथ खड़ी हो। अब आपकी कौम को, आपके बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि उसने कहाँ करना है। और जो इस वक्त 15 मियाँ साहब, इस वक्त 15 लोग एवरेज डेली पाकिस्तान छोड़ रहे हैं विद देयर इन्वेस्टमेंट, और वो बाहर नेशनलिटी के चक्कर में और जा रहे हैं। हालांकि वो गलत है। अगर एक आप 5 लाख डॉलर की बाहर एक प्रॉपर्टी लेके नेशनलिटी अप्लाई कर देते हैं तो जब आप बेचेंगे तो वो 50,000 डॉलर की भी नहीं बिकनी है, और फिर आप रोते हुए वापस आएंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एड्रेस करे ऐसे इश्यूज़ को। ये बहुत बड़े मसाइल पाकिस्तान में आ रहे हैं, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, गैप है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक और बिजनेस कम्युनिटी, उसको रिड्यूस करना चाहिए। चाहिए साहब, हम आपके पास दोबारा आते हैं। जी मंसूर साहब, आप केमिकल सेक्टर और एग्री सेक्टर में जो है वो काम करते हैं, और आप क्या समझते हैं कि इस बजट में हुकूमत को कौन से आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस लेने चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें, अपनी रेमिटेंस को बढ़ा सकें, और जो टैक्स नेट है जो बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का, उसको बढ़ा सके। मैं इससे पहले कि आप इसका कोई जवाब दें, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इंडिया का सिर्फ एक सूबा महाराष्ट्र की इकॉनमी पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है और ज़्यादा प्रोडक्टिव है, और ज़्यादा इकॉनमी में उनकी ग्रोथ जो है वो कहीं ज़्यादा है। मैं अर्ज़ करूँगा जी, ज़फ़र साहब ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे मसाइल को बयान किया है। केमिकल इंडस्ट्री स्पेसिफ़िकली के जो मसाइल, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी है जी, जैसे कि उन्होंने अर्ज़ किया, ये जो
इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस देना चाहिए गवर्नमेंट को, ये बहुत ज़रूरी है। और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इंडस्ट्री को पीछे रख कर रियल एस्टेट को और ऐसे सेक्टर्स को प्रमोट किया है जिनकी वजह से वी हैव बिकम अ कंजम्पशन यानी कि ट्रेडिंग इकोनॉमी हम बन गए हैं। हम इम्पोर्टेड चीज़ लाते हैं और यहाँ बेचकर खुश होते हैं, ये ना जानते हुए कि वो हम कर्ज़े के पैसे से ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ को प्रमोट करना है जिससे इंडस्ट्री हो, और उसमें सबसे पहले हमें अपनी महदूद इख्तियारियात और मजबूरियों के बावजूद हमें उस इंडस्ट्री को इस तरह इंसेंटिवाइज़ करना है कि उसके टैक्स के और बाकी मसाइल को कम किया जाए। उसमें जैसा कि आपने कहा कि जो आउट ऑफ टैक्स नेट पीपल हैं उनके मुतालिक एक तजवीज़ है कि उनके एडवांस टैक्स की शरह बढ़ा दी जाए और जो फाइलर है उस पर कम की जाए। सैलरीड क्लास और कॉरपोरेट क्लास को जो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं प्यूनिटिव किस्म के, उससे निकाला जाए। एक बहुत बड़ी तजवीज़ है जी जो आजकल गर्दिश कर रही है ख़बर के एग्रीकल्चर चेन पर टैक्स लग रहा है, जो कि ज़रूरी है, सबको टैक्स में लाना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाकी रिफॉर्म्स की गैर मौजूदगी में एक ऐसे सेक्टर को जो कि इस वक्त बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर आप को जानते होंगे चावल का एक्सपोर्ट बहुत बड़ी है, हम कॉर्न पे काम कर रहे हैं और बहुत से ऐसे शोबे हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं एज़ ग्रोथ सेक्टर्स पाकिस्तान के लिए। केमिकल उसमें से एक है, लेकिन एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको टैक्स करने के मुतालिक सोचा जा रहा है। तो अगर इसको ठीक तरह से ना मैनेज किया गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारे वीट का इशू चल रहा है, राइस में हमने एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट की है इस साल, जो पहले के निस्बत एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट है। मेज़ की एक्सपोर्ट बहुत अच्छी हो रही है। अगर इस चीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए एक मसला बन जाएगा। इसके साथ साथ जैसे कि आप लोगों ने पहले कहा, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग उसमें बहुत नीचे जाते जा रहे हैं, जिसमें अगेन हम टैक्सेशन पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ऐसे बहुत से मसाइल हैं जिसकी वजह से लोकल इन्वेस्टर भी घबराता है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी बहुत है, उस अपॉर्चुनिटी को दिखाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे सरकारी महकमे काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि उन महकमों के साथ प्राइवेट सेक्टर को यानी कि चैम्बर्स को, एसोसिएशंस को इन्वॉल्व किया जाए ताकि हम इस चीज़ को आगे ले जा सकें और हम बता सकें कि हमारे मुल्क में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। अभी आप बात कर रहे थे तो उसमें टैक्सेशन की बात भी आई, चूँकि बजट की आमद है जैसे मैंने पहले कहा, और मैं अपना सवाल रिपीट कर रहा हूँ जो कि मैंने पहले सवाल के साथ किया था। चौधरी साहब, आप बताएं गवर्नमेंट को कि जो रिटेल सेक्टर है, होलसेल सेक्टर है और जो स्मॉल स्केल बिज़नेस है, चाहे इंडस्ट्री है या ट्रेड है, वो टैक्स पे क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, वेयर एज़ के जितने टैक्सेस है वो एक लार्ज फेयर बड़ी इंडस्ट्री पे लगते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो सैलरीड पर्सन है उस पर टैक्स लग रहा है, यहाँ तक कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसका जो सैलरीड पर्सन है उस पर टैक्स वो दे रहा है, उससे भी ज़्यादा जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है। जब तक हम जनरली सब लोग जो के बिज़नेस करते हैं वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम IMF के चुंगल से बाहर नहीं निकल सकते। हम जो पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है, जो डेवलपमेंट काम है, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, वो नहीं चल सकती और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को IMF के जो बड़ी सख्त शराइत के साथ कर्जा लेना पड़ता है। पूरे जो पाकिस्तान के जो बैंक हैं उनसे वो बड़ी खुशी के साथ सबसे बड़ा बोरर जो है इस वक्त वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। और इस तरह से इकॉनमी के अंदर जो ग्रोथ है नहीं आ रही, इकॉनमी हमारी डॉक्यूमेंटेड नहीं है और इस वजह से सारा बर्डन जो है वो चंद एक सेक्टर्स जो हैं या लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता चला जा रहा है।
तो इस पे आप क्या कैसे समझते हैं कि गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स ले कि सारे लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आ जाए? ये सब सबसे पहले तो ये बात गलत है कि स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल इंडस्ट्री या कोई दुकानदार टैक्स देना नहीं चाहता। हर पाकिस्तानी टैक्स देना चाहता है, लेकिन सबसे पहले मेरी हुकूमत से ये अपील है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो भी आप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं सब, मैं 78 से टैक्स दे रहा हूँ। जब हम टैक्स देते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आप चोर हैं, अब आप साबित करेंगे आप चोर नहीं हैं। हम सारा साल इसी चक्कर में लगे रहते हैं, यार हम साबित कर दें कि हम चोर नहीं है, जो टैक्स दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। इसी तरह तमाम दुकानदार, तमाम स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल इंडस्ट्री टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते ये हैं कि एक तो टैक्स के जो फॉर्म है उनको इतना आसान कर दिया जाए, सिंप्लीफाई कर दिया जाए। सिंप्लीफाइज कर दिया ये जाए, एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। सिंप्लीफाइज कर दिया जाए और उर्दू में कर दिया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा तबका अनपढ़ है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही बात उर्दू है। में कर दिया जाए ताकि वो इजीली उसको पे कर सके। अच्छा, वो जितना टैक्स देते हैं उससे ज़्यादा फीस तो वो वकीलों को दे देते हैं। अच्छा, वकीलों को फीस देने के बाद फिर वो आपको पता है अंडर द टेबल भी चलती है बात। ये हुकूमत इस तरफ बिल्कुल सोच नहीं रही। दूसरी बात, अगर इन्होंने, आप पूरी दुनिया में चले जाएं मियाँ साहब, लंदन चले जाएं, इंडिया चले जाएं, दुबई चले जाएं, आपने कोई कारोबार करना है, सबसे पहले आपने एक दुकान भी करनी है या फैक्ट्री लगानी है, आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जहाँ मर्जी जो मर्जी दुकान खोल के बैठ जाता है। आप हर दुकानदार से खुद की रजिस्ट्रेशन करें, उसको एक लाइसेंस दें, और जब वो लाइसेंस देंगे तो ऑटोमेटिकली वो टैक्स में आ जाएगा। ये बहुत बहुत मैं समझता हूँ, मैं ये भी सजेशन गवर्नमेंट को मैं भी कई दफ़ा इन्हीं लाइंस पे दे चुका हूँ कि आप हर बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन करें। चोई साहब, इस बात को मुझे इस तरह से कहने दें कि यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स में, सऊदीया में, मिडिल ईस्ट में आप कोई भी काम नहीं कर सकते बग़ैर आपके पास अगर ऑथराइज्ड लाइसेंस नहीं है उस ट्रेड का या उस बिज़नेस का। आप यूके में भी नहीं कर सकते। एक तांगे वाले को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लाइसेंस लेना पड़ता है सड़क पे आने के लिए एक टांगे वाले को, और वो लाइसेंस जो है वो मुफ्त नहीं होता, उसकी फ़ीस होती है फीस और हर साल उसको रिन्यू करानी पड़ती है। बिल्कुल। तो अगर एक टांगे वाला लाइसेंस लेकर अपना टांगा चला रहा है, तो इसी तरह आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम बिज़नेस को पहले रजिस्टर्ड करें, उस लाइसेंस के बग़ैर कोई काम ना करे, तो इनका जो मसला जो है ना सबका, वो हल हो जाएगा मेरे ख़्याल में। और फिर अगर इस सिलसिले में जितनी एसोसिएशंस हैं, चैम्बर्स हैं, स्मॉल ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, चैम्बर्स हैं, फेडरेशंस हैं, इनकी हेल्प ली जा सकती है, इनसे इनको थोड़ा जिम्मेदारी भी दी जा सकती है इस सिलसिले में। मैं सब इसमें थोड़ी सी बात ऐड करूंगा मैं आपकी। गवर्नमेंट, मैंने जो आज तक देखा है, इसाकडार साहब थे या पहले भी दौर में जो भी फिनांस मिनिस्टर आए, वो उन लोगों से मुज़ाकरात करते रहे ज़्यादा, जो फ़ोटो सेशन है या उनके जो महरून मिन्नत है। डायरेक्ट स्टेक होल्डर से कोई बंदा, कोई भी हुकूमती नुमाइंदा मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट स्टेक होल्डर जो हैं, जैसे चैम्बर्स हैं, फेडरेशन है, एसोसिएशंस हैं, उनसे जाके बात करें या उनको बुला के बात करें। वो जो आपको सजेशन देंगे वो फुल प्रूफ होगी। आप अगर अपने जो आपके ख़ास हैं उनसे ही फ़ोटो सेशन करके और आप एक अपनी मर्ज़ी से बयान दिलाते रहेंगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। ये चलेगा जब आप स्टेक होल्डर को बीच में लेंगे। और सबसे बड़ी बात इस वक्त हमारी इंपोर्ट कह लें, हमारी एक्सपोर्ट कह लें, मियाँ साहब उतनी देर नहीं चल सकती जब तक आप बेसिक स्मगलिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे। हमारी, आप देख लें, आपकी इंडस्ट्री में जितना रॉ मटेरियल है वो स्मगल होके आ रहा है। इंपोर्ट में जो भी देख लें आपकी बल्कि फिनिश गुड जो आप बना रहे हैं, वो फिनिश गुड सारे
स्मगल होके आ रही हैं, कपड़ा इस वक्त पाकिस्तान में स्मगल होके आ रहा है। उसके अलावा मैं आपको एक 2-3 मसाले देता हूँ। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी पान की दुकान पे छालिया शॉर्ट है। कोई दुकानदार आपको ये नहीं कहेगा कि पान बगैर छालिया के खा लो। आज छालिया की इंपोर्ट 0 है पाकिस्तान में। आप उसका रिकॉर्ड चेक कर ले, 0 इंपोर्ट है, 0 इंपोर्ट। और हर साल 4 से 5 हज़ार कंटेनर स्मगल होके आ रहा है। अफगानिस्तान कह लें, ईरान कह लें, बहुत सारे रास्ते हैं। अच्छा, अब जब एक वो होगी बात, इतने सारे रास्तों का क्या हमारी हुकूमत तो पाकिस्तान सब कुछ को पता है जी। पता नहीं है, सब कुछ पता है, हर चीज पता है। मैं उनको पता है और वो डेलिबरेटली सब मैं बार ये बातें दोहरा चुका हूं वहां पे। फिर उसके बाद आप सिगरेट ले लें, इंपोर्टेड सिगरेट, मैं फिर लोकल पे भी बात करता हूं। इंपोर्टेड सिगरेट पाकिस्तान में इस वक्त इंपोर्ट जो है वो मैक्सिमम 100-150 कंटेनर साल की इंपोर्ट है, लीगली इंपोर्ट। कम से कम 8 से 10 हज़ार कंटेनर स्मगल है। सिगरेट, सिगार, आप सिगार को चेक, हर बंदा आप देखा 4-5वां बंदा सिगार पी रहा है। सिगार को आप चेक कर लें, 1 रुपए की इंपोर्ट नहीं है सिगार की। बात यह है। उसके बाद आप सिगरेट लोकल ले लें, जितनी फैक्ट्रियां आज़ाद कश्मीर में लगी हैं सिगरेट की, 1 कंटेनर शो होता है एक्साइज में, 100 कंटेनर आपका बगैर एक्साइज के जा रहा है। बात यह है कि जब तक आप ये बेसिक चीजें, गवर्नमेंट मशीनरी के जो सिस्टम्स हैं उसका बहुत बड़ा फेलियर है। बहुत बड़ा फेलियर है। आपका जो सारी गुफ्तगू है वो इसमें बहुत खूबसूरत बात की है कि एक तो हमारे इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स है वो सिंप्लीफाई और उर्दू में होने चाहिए। जी बिल्कुल। ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि जहाँ पे इतनी हमारी लिटरेसी रेट बहुत कम हो, आम पब्लिक लोग जो हैं उर्दू जानते हैं, बोलते हैं, हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौमी ज़बान हो, तो फिर उसके बाद हमारे पास उर्दू के अंदर लिटरेचर ना हो। मैं जाता हूँ चाइना के अंदर, उन बेचारों को एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का नहीं आ रहा होता बाज़ का। बिलीव मी, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। मैं ऐसी जगहों पे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को मिला हूँ जो यस और नो भी नहीं कह सकते। मैं मिला हूँ खुद ज़ाती तौर विदाउट एनी एग्जैजरेशन। तो क्या वो चाइनीज़ ज़बान में सारा काम, सारी चीज़ें नहीं हो रही? दुनिया पे हुकूमत हमारे यहाँ एक तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है टैक्स रिटर्न्स को। एक सिस्टम जो है उसके अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन टैक्स पेई और टैक्स कलेक्टर, वो बहुत बड़ा है, वो कम होना चाहिए। और दूसरा जो आपने कहा कि जो इंपोर्ट है, स्मगलिंग है, हमारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको वो सारा कंट्रोल करना चाहिए। मंसूर भाई, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं। आप केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अब माशाल्लाह आप एक केमिकल इंडस्ट्री के सीईओ भी हैं। तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, जहाँ तक मैं भी केमिकल इंडस्ट्री को रन कर रहा हूँ और जानता हूँ, समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े कीमती ख़जाने मौजूद हैं। इवन सो कि जो मिट्टी है ना, मिट्टी जो पहाड़ों के ऊपर पड़ी हुई है, चाइना, इंडिया उसको प्रोसेस करके, मैं नाम ले लेता हूँ, वैराइटीज़, एक मिट्टी है जो पहाड़ों के ऊपर पड़ी हुई है, उसको वैल्यू एडिट करके, उसको रिफ़ाइन करके, केमिकल प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करता है। मैं खुद इंपोर्ट करता हूँ चाइना से यही वैराइटीज़ जो यहाँ पे रॉ मटेरियल की शक्ल में पड़ी है, लेकिन यहाँ प्रोसेसिंग नहीं है, यहाँ पे रिफ़ाइन नहीं है, यहाँ पे वैल्यू एडिशन नहीं है। तो ऐसे बेशुमार जो मिनरल्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की इकॉनमी को टर्न अराउंड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने आज तक इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी? बहुत है जी, हमारे एसोसिएशन में इस पर बहुत गुफ्तगू हुई है। देयर इज़ सारी दुनिया में मिनरल टू केमिकल एक राउट बन रहा है।
ऑस्ट्रेलिया इसमें बहुत काम कर रहा है, हाँ। इंडिया में बहुत ज़्यादा काम है, बिल्कुल। चाइना इस पे बहुत तरक्की कर चुका है, वो रेयर अर्थ माइन कर रहे हैं बिल्कुल। जिसके बहुत से ज़खायर हमारे बलूचिस्तान में भी कहते हैं, वज़ीरिस्तान में भी ऑलरेडी माइनिंग भी हो रही है। जी, बहुत। कॉपर हाँ। एक बहुत अहम इस वक्त बन चुका है और वो ख़ाम माल की सूरत में मुल्क से बाहर जा रहा है, कोई रिफ़ाइनिंग पाकिस्तान में नहीं हो रही। सो ये इंडस्ट्री जी लगती है जब आपकी रिफ़ाइनिंग टेक्नोलॉजी बढ़ती है। हमारी हुकूमती लेवल पर कभी भी इस पर तवज्जो नहीं दी गई। हमारी हुकूमत ने कोशिश की, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, ज़्यादा ट्रेडिंग इनकरेज हुई, हमारी मैन्युफैक्चरर को डिस्करेज किया गया। रिफ़ाइनिंग जो है उस पर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जो कि हुकूमती शोबे, बैंक्स ये सब करें। उनको क्या ज़रूरत है कि अगर वो जितना उनके पास पैसा है वो हुकूमत को उधार दे देते हैं और जितना सनती शोबा है वो तरसता रहता है उस पैसे के लिए। हमारे PCMA में जी इस पे बहुत गुफ्तगू होती है और हम बहुत कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से करें। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से भी हमारी दरख्वास्त रही है कि वो बड़े जो सनती शोबे में इन्वेस्ट करें। इसके अलावा भी बहुत से हमारे एक मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके साथ भी हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है। ये तमाम सरकारी महकमे इस वक्त इन चीज़ों पर नहीं काम कर रहे और आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत ज़रूरत है हमें इन तमाम चीज़ों पे काम करने की। देखिए, इसके लिए ना एक बड़ी स्ट्रेटजिक पॉलिसी चाहिए। अभी जैसे ज़फ़र साहब ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक पिछले 13 साल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं दी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। दुरुस्त। कुदरत के ख़जाने पाकिस्तान में बेशुमार हों और या पाकिस्तान बेशुमार ख़जानों से भरा हो और हम मुल्क के कर्ज़ा मांग के मुल्क का क्या हाल हो गया, लेकिन हमने कोई स्ट्रेटजिक डिसीजंस नहीं किए कि इन मिनरल्स को वैल्यू एडिशन कैसे की जा सकती है, माइनिंग को डेवलप किया जाना चाहिए ऑन स्टेट ऑफ द आर्ट लाइंस पे। आपने वेरी राइटली सेड कि ऑस्ट्रेलिया ने माइनिंग्स में डेवलपमेंट कैसी की है। जी बिल्कुल। देखिए ना, हम साथ वाले घर को देखकर अपना घर ठीक कर लेते हैं। इंडिया ने माइनिंग्स में कहाँ चला गया, बहुत आगे हैं जी। चाइना हमारे साथ है, वो माइनिंग्स में कहाँ आगे चला गया, और हम बहुत आगे जा सकते हैं, जा सकते थे। आज भी अगर इसके ऊपर स्ट्रेटजिक हम कोई डिसीजंस लें, कोई स्ट्रेटजिक जो अपना रोड मैप बना लें और टाइमलाइन बना लें कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ पे, तो हम ये जो कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मेरे जहन में आ गई जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इंडिया के अंदर अल्टरनेट एनर्जी की अलग से मिनिस्ट्री है, जिन्होंने अल्टरनेट एनर्जी में विंड से, सोलर से, बगास से, कोयले से जो है वो अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करके, तो अल्टरनेट एनर्जी डेवलप करके उसको एक चीप सोर्स डेवलप किया। हमारे यहाँ भी ये डिपार्टमेंट है, लेकिन ये डिपार्टमेंट कहाँ है, आप सुन के हैरान होंगे कि ये डिपार्टमेंट वापडा के अंडर एक डिपार्टमेंट है जो वो किसी तरह भी इसको कहते हैं ना फलने फूलने नहीं देगा, क्योंकि उसके इंटरेस्ट में नहीं है। सही। हमारे यहाँ अंदर कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ही नहीं है। ज़फ़र साहब ये बताएं कि ये नौजवान नस्ल जो है ये फ्रस्ट्रेट होके पाकिस्तान से बाहर जा रही है, अभी आपने जिसका ज़िक्र भी किया, इसको रोकने के लिए, उनके टैलेंट को पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए, उस ह्यूमन रिसोर्स को पाकिस्तान की इकॉनमी और ग्रोथ में बेनिफिट उठाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को क्या जो है वो इंसेंटिव्स देने चाहिए, क्या पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो जो लोग हैं वो यहाँ पे रह के पाकिस्तान की इकॉनमी और ग्रोथ में हिस्सा ले सकें। और इसके साथ एक दूसरा मेरा क्वेश्चन होगा कि तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपीज़ हम पेंशन की शक्ल में दे रहे हैं, जो कि बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है।
मैं तो खुद ذाती तौर पर जानता हूँ कि इस बोझ में वो गोस्ट जो एम्प्लॉयमेंट भी है, और गवर्नमेंट उसे कैसे जान छुड़ा सकती है, क्योंकि ये बोझ गवर्नमेंट पे नहीं है, ये पूरे मुल्क की इंडस्ट्री पे है या उन लोगों पे है जो टैक्स पे कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन वही है कि ये जो नौजवान नस्ल जो है इसको कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए। सर ये 65% अप्रॉक्सीमेटली यूथ है पाकिस्तान के अंदर। 25 लाख बच्चे हर साल बेरोज़गार यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि उनको बताया जाए कि हाउ दे कैन बिकम द एंटरप्रेन्योर्स। प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है, स्किल्ड एजुकेशन नहीं है, और फिर बच्चे निकल के उनका प्लान होता है कि जी किसी दूसरे मुल्क में चले जाएँ, शायद दरख्तों पे पत्ते लगे हुए हैं, तो वहाँ जाके भी इससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। इस वक्त पाकिस्तान में मियाँ साहब 19% GDP का इंडस्ट्री है, और 22% एग्रीकल्चर है, और 61% आपकी यहाँ पे सर्विसेज इंडस्ट्री है। हर बंदे ने कोने के अंदर अपना प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस खोला हुआ है। तो जिसमें अब आपकी सर्विसेज इंडस्ट्री 61% जिस मुल्क में चली जाएगी, वहाँ पे रोज़गार कहाँ जाएगा? क्योंकि सर्विसेज इंडस्ट्री में % आपकी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी तो रोज़गार कैसे मिलेगा? तो नौजवान नस्ल को कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ वो स्टैंड करेगी? अब 5-7% हैं जो एंटरप्रेन्योरल माइंड के होते हैं, जो इस तरह अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, और वो जो है ना वो उसमें आ जाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। और बाकी लोगों की कोशिश होती है कि वो बैक डोर से इधर उधर कहीं से वो ऐसी जगह पे चले जाएंगे बगैर मेहनत के, वहाँ से अर्न किया जाए, और वो बाहर जाने को तरजीह देते हैं। जबकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि यूरोप और इधर उधर अगर स्किल्ड लेबर नहीं है तो वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट आपको, और स्किल्ड लेबर यहाँ से जाने को तैयार नहीं होती है, जिसकी वजह से रेमिटेंस भी कम है। या हम देखें कि जी हमारे इस वक्त मैंने जिस तरह बताया कि 96 लाख से ज़्यादा लोग बाहर हैं, और रेमिटेंस देखें 27 बिलियन है, और आप कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों को देखें तो उनकी रेमिटेंस हमसे कहीं डबल हैं। तो इस सारी सूरत हाल में सर जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है ना, फिलिपाइन जैसा मुल्क जो है वो चल ही रेमिटेंस पे रहा है। तो सर इसमें जो सबसे बड़ी बात है, मैं ये समझता हूँ कैसे उन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू एडिशन किया। सर वहाँ पे फीमेल बहुत बाहर हैं, और वहाँ पे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्क में फिलिपीन से आए हुए लोग आपने एम्प्लॉय किए हुए हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उनकी पाकिस्तान में वाहद एक नेशन है जो बाहर से आके यहाँ एम्प्लॉयमेंट कर रही है, और वो फिलिपिनो है। अच्छा सर, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है जिसकी टैक्सेशन के ऊपर आपने बात की है, मैं उस पर थोड़ी सी आपकी इजाज़त से रोशनी डालना चाहता हूँ। पाकिस्तान का इस वक्त 24,000 से ज़्यादा मुलाज़िम है, 9,415 अरब का टारगेट है, और 15,000 अरब की करप्शन है। हमें सिर्फ 7,000 बंदा चाहिए। हमारी 90% एट सोर्स डिडक्शन है सर। कोई शख्स आप हम में से जाके टैक्स नहीं देता। हमारी इंडस्ट्री भी चलती है तो एट सोर्स डिडक्शन एडवांस पेमेंट पे चलती है। हम सब टैक्स कलेक्टर बने हुए हैं। एडवांस हम तो खुद विद होल्डिंग एजेंट है सारे। हाँ, हम तो टैक्स कलेक्टर है। अब 10% के लिए उन्होंने 24,000 की फौज रखी हुई है। असल में वो फौज करप्शन के लिए रखी हुई है, जो 15,000 अरब की करप्शन जाके छोटे दुकानदारों पे करती है, जो उन लोगों को ब्लैकमेल करती है कि भाई ये 50,000 रुपये का आपको नोटिस दे रहे हैं तो 20,000 मुझे दे दें। तो अब इस सारे चीज़ को करने के लिए वी नीड टू रीस्ट्रक्चरिंग ऑल द सिचुएशन इन द कंट्री फॉर टैक्सेशन के लिए, और ये इंडस्ट्री के लिए, और ये एक बड़ा कंप्रीहेंसिव एक स्ट्रक्चर बन सकता है। लेट अस मेक द पॉलिसी, वी आर द स्टेक होल्डर एज वेल। सर अगर ब्यूरोक्रेट पॉलिसी बनाएंगे आपके FTA, PTA और ये सारी चीज़ें, तो इस तरह के मुल्क चलेगा ना कि वो आपके पाकिस्तान दुनिया में आप 5-7 कंट्रीज़ के अलावा सारा हमारा अगेंस्ट है, हमारा ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो वो इस वजह से कि जी हमसे तो पूछा नहीं जाता पॉलिसी बनाते हुए। अब एक आप इंजीनियर से कहेंगे ऑपरेशन कर दे किसी डॉक्टर की जगह पे, तो वो कर सकता है, या डॉक्टर की मशीन चला सकता है। सो वी आर द स्टेक होल्डर बिजनेस पीपल, सो लेट अस मेक द पॉलिसी फॉर द इंडस्ट्री। जब तक हम नहीं बनाएंगे मुल्क नहीं चला सकते ये। और ये स्ट्रेटजी, ये सारा स्ट्रक्चर सब पता है सर। लूप होल बेशुमार हैं इस मुल्क के अंदर, करप्शन बेशुमार है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 118 नंबर पे दुनिया में इस वक्त हम स्टैंड कर रहे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर। तो इस सारी सिचुएशन में अगर हमने अपने यूथ को, और फिर दूसरा ये है कि जी फ्रैंकली स्पीकिंग एजुकेशन का हमारे यहाँ मुल्क के अंदर प्राइवेटाइज हो गई आपकी एजुकेशन, हेल्थ और नेसेसिटी सारी, तो वो इतनी हाई हो गई हैं उसकी प्राइसेस की, आम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो उतना जो एजुकेशन का आपका मयार है वो भी वो नहीं है। आपके बच्चे जब निकलते हैं, पीछे एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि जी 25,000 बच्चा जो IT का निकला है, उसमें से 22,000 बच्चा रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कि दे आर नथिंग मास्टर करने के बाद, और 3,000 उनको ट्रेनिंग देंगे तो फिर उसके बाद हम उसको किसी काबिल बनाएंगे फ्रीलांसिंग में। तो पाकिस्तान में इस वक्त 2 लाख कंपनी रजिस्टर्ड है, जो कि इस वक्त 2 बिलियन से भी कम हमारी एक्सपोर्ट है, और वो अंडर इन्वाइसिंग और सारा कर रहे हैं। इंडिया में देखें कि 370 बिलियन डॉलर की सिर्फ IT की एक्सपोर्ट थी, और वो 700 बिलियन डॉलर टारगेट करके बैठे हुए अगले 3 साल के अंदर।
तो आप अपनी यूथ को पॉजिटिवली कहीं यूटिलाइज करना चाहते हैं तो डायरेक्शन शुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट एज वेल, थ्रू स्ट्रेटजी, थ्रू पॉलिसी, थ्रू प्लानिंग। और ये सबको पता है कि बाहर जो बच्चा चला जाता है वो 10 साल तक तो ज़िल्लुल खार होता है, धक्के खाता है, फिर जाके वो कहीं सेटल होता है इतना कि वो अपनी लाइवलीहुड कमाए, फिर वो वहाँ रिटेन करना शुरू कर देता है। तो ये कोई सलूशन नहीं है बाहर जाना। असल सलूशन ये है कि जी हमें स्किल्ड लेबर बनाई जाए, स्किल जो है ना वो उनको किया जाए, जो हमारे मिडिल एजुकेशन है और फिर हायर एजुकेशन में प्रैक्टिकल को इन्वॉल्व किया जाए। और हर इन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर बनाया हुआ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो मैं कहता हूँ उसका तो कोई इंप्लीमेंटेशन आई नहीं, वो लंबी स्टोरी है। मैं कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर सेंटर बनाएं, बच्चा जब वहाँ से निकले तो उसको पता हो कि क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए मुझे एक ऑफिस बनाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो हमने लाहौर चैम्बर से इसमें एकेडमिया इंडस्ट्री के साथ लिंकेज के ऊपर बड़े MOU साइन किए हैं और प्लानिंग और ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आई टोटली एग्रीड। और मैं ये भी समझता हूँ कि हम एक एक सेक्टर को पकड़े तो इस मुल्क की इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर सकते हैं। सर 5 साल में इकोनॉमी ठीक हो IT सकती के है। बारे में मैंने बहुत पहले एक प्रेजेंटेशन देखी थी, तो उस प्रेजेंटेशन में जो जैसे भी IT की बात की, IT के लिए डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्किल। हमारे मैट्रिकुलेट जो बच्चे हैं बड़े सेंसिबल हैं, इवन वो उनको अगर स्किल्ड बना दिया जाए IT का तो दे कैन मेक मनी। 5% लोग कर रहे हैं काम फ्रीलांसिंग घरों में बैठ के। और ये IT को आउट ऑफ बॉक्स सोच के इसका एक फास्ट ट्रैक प्लान बनाकर, तो ये IT जो है पिछले अगले 4-5 साल के अंदर आपकी इकॉनमी, आपके मुल्क की इकॉनमी को टर्न अराउंड कर देगी, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको एंगेज कर लेगी और स्किल को इम्प्रूव कर देगी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगी उनका इस में। मैं अब एक सवाल मंसूर साहब आपसे, अभी ये चौधरी साहब ने भी बात की थी, ज़फ़र साहब ने, मुझे ये बताएं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग जो हमारी बहुत बड़ी हिंड्रेंस है टोटल एक्सपोर्ट में, मैं टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं कर सकता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। सही। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या डिपार्टमेंट्स की जो डेफिशिएंसीज है, जो वापडा की चोरियां हैं, लाइन लॉसेस की, या बिजली की चोरियां जो सबको पता है, बिल्कुल सही। उसका बर्डन जो लोग बिल पे करके या इंडस्ट्री पे करके, वो जो उनकी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है उनके, जो हर महीने एडजस्ट होते हैं अपनी डेफिशिएंसीज को छुपाने के लिए, मैं वो अपनी प्रोडक्ट के साथ एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मैं कंपिटिटिव नहीं हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मुझे ये बताएं कि हम अंडर दी सर्कमस्टांसेस, मेरी जो इंडस्ट्री है या मेरे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो किस तरह से सर्वाइव करें। या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो पता है कि एनर्जी कॉस्ट क्या है, हमारी बैंक रेट क्या है, जो भी अमजद साहब ने बताया। इन हालात में इंडस्ट्री का सर्वाइव करना और फिर इन चीज़ों को, इन कॉस्ट को रादर जी जी, इंटरनेशनल मार्केट में compete करना और एक्सपोर्ट करना कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है जी। हमारी इंडस्ट्री इसीलिए इतनी कमज़ोर होती जा रही है। देयर आर 2 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एक ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, जिसमें मैंने पहले अर्ज़ की कि हर तरह की मार हमारे सनती शोबे को पड़ रही है। कॉस्ट के लिहाज से आप देखें जी, हमारा जो सनतकार है वो टैक्सेस, लॉसेस ऑफ ये जो इलेक्ट्रिसिटी आपने अर्ज़ की, कोई यूटिलिटी अव्वल तो मिलती नहीं है। आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आज लेने जाएं, आपके मसले वो लिस्टें देते हैं, आज भी आपको ये होता है जी ट्रिप्लिकेट में ये जमा कराएं, वहाँ से उससे NOC लेके आएँ, ये करें वो करें। इंडस्ट्रियल स्टेट्स नहीं बनती। अब तो हुकूमत ने एक दिया है, लेकिन उसमें भी बड़े मसले हैं। गैस वैसे नहीं मिलती, और बहुत से ऐसे शोबे हैं जहाँ पे गैस आपको रिक्वायर्ड है। चीप एनर्जी, जैसे कि आपका केमिकल शोबा है, केमिकल में हमारे पास कोई एज सच इंसेंटिव नहीं है इन्वेस्ट करने का। हमारे पास ओनली एक लाइमस्टोन चेन है, जिसमें सितारे माशाल्लाह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, उसका पाइनियर है उस इंडस्ट्री का। लेकिन उसके लिए सबसे अहम जो इनपुट है वो बिजली है।
अगर आप एक, और वो एक ऐसी सनत है कि जिसको अगर प्रमोट किया जाए तो हम उसमें बहुत एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम उसमें बहुत आगे जा सकते हैं, इंडिया तक को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको ही इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे तो आगे अब क्या करें। जो हमारा आम सनतकार है वो इन्हीं बोझों के तले दबता जा रहा है और वो इसी वजह से एक दिन फैक्ट्री बंद करता है और जाके 4 प्लॉट ख़रीद के एक तरफ हो जाता है कि साल्ट की दुनिया की माइंस जो है वो पाकिस्तान में हो, बिल्कुल, और पिंक साल्ट के नाम से एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया कर रहा हो और फ़ायदा उठा रहा हो। बिल्कुल ऐसे। और ये इंडिया के लोग दुबई में सॉल्ट इंपोर्ट कर रहे हो और मिडिल ईस्ट दुबई से उसी साल्ट को अपने नाम से, राइस को, चावलों को बिल्कुल ऐसे अपने नाम से वहाँ दुबई में इंपोर्ट करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहे हो। और तो ये पिटी नहीं है। प्रीमियम लें जी, बहुत प्रीमियम लेते हैं उस एक चीज़ हाल है भैया साहब इस सारी सिचुएशन का, अगर आप इजाज़त दे तो R&D हमारे यहाँ अगर एक काम गवर्नमेंट करे कि जी तमाम चीज़ें इस वक्त हमारे यहाँ बच्चे भी तैयार हो रहे हैं आईटी के ऊपर, अपना सारा स्ट्रक्चर आईटी के ऊपर शिफ्ट करे, जो कि 70 to 80% मैनुअल है गवर्नमेंट के सारे काम, और वो उसकी इंटीग्रेशन आपस में इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर प्रॉपर हो जाए तो फिर आपको पता होगा आपको क्या चीज़ कितनी पैदा करनी है कितनी। हम एक ही साल में गंदम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसी साल में इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे पास गंदम है कि नहीं। एक ही साल में शुगर इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या कैपेसिटी है, क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत बड़ी तो डेफिसिट R&D सर अगर गवर्नमेंट और PPP बेसिस पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में R&D के ऊपर अगर 2 साल में काम हो जाए तो आपके मुल्क के अंदर क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सरप्लस है, क्या शॉर्ट है, आपको पता चल जाए तो आप अगली प्लानिंग कर सकते हैं कि 5 साल में क्या चीज़ शॉर्ट होने वाली है। गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करके वो इंडस्ट्री लगवाए और गवर्नमेंट वैल्यू एडिशन के ऊपर उसके ऊपर जाए कि जी ये चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात आपने थोड़ी देर पहले की थी, मैंने भी उसका जिक्र किया लेकिन उस पर ज़्यादा बात नहीं हो सकी कि जी जो इंपोर्ट सब्सिट्यूट है, एक चीज़ आप कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ रॉ मटेरियल मौजूद है, हम वो मंगा रहे हैं चाइना से, तो हम उसको ब्लॉक करें, हम इंपोर्ट सब्सिट्यूट के ऊपर आएँ कि जो रॉ मटेरियल्स, जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं वो यहाँ पे अगर हो सकती हैं तो उसके पाबंदी लगाएं। और सबसे बड़ी बात सर ये है इंडिया की तरक्की में आपकी इस स्टेटमेंट या बात का बहुत बड़ा दखल है। और सर पाकिस्तान 65 के बाद भी, इवन 68 के बाद पाकिस्तान जब प्राइवेटाइजेशन हुई उसके बाद तबाही की तरफ चला गया और आज तक हम स्टेबल नहीं हो सके। और फिर IPP ने दूसरा जो हथौड़ा मारा हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, हमारी इकॉनमी के ऊपर, ये दोनों बड़े जुल्म हैं। लेकिन आज भी हम इसको रिकवर कर सकते हैं अगर हमारी सीरियसनेस हो और हम R&D को बुनियाद बना के अपने मुल्क के अंदर सीरियस हो जाएँ कि क्या चीज़ हम देखें। आज से 20-25 साल 30 साल पहले इंपोर्ट के ऊपर 100% से ज़्यादा ड्यूटीज़ होती थी। आज गाड़ियों के अलावा किसी के ऊपर 40% से ज़्यादा ड्यूटी नहीं है। हम ट्रेड बेस्ड इकॉनमी बना दी हमने मुल्क को, और उन लोगों ने बनाया जो सिर्फ इन्वेस्टर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। वो एक चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, ला के फेंक देते हैं मार्केट में, वो लोकल इंडस्ट्री तबाह कर देते हैं। तो प्लानिंग और पॉलिसी और स्ट्रेटजी ऑन R&D बेसिस उसकी बड़ी ज़रूरत है सर, इसके बगैर हमारा मुल्क नहीं चल सकता। सही कहा, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं था, बिल्कुल, लाइक PIA, लाइक पाकिस्तान स्टील मिल और लाइक अदर जितनी भी इंडस्ट्री है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंडस्ट्री जो कि गवर्नमेंट के अम्ब्रेला नीचे प्रोडक्टिव हो, प्रॉफिटेबल हो और उसने बहुत ग्रो किया हो। सर 2 साल के बाद ही नेशनलाइजेशन के बाद कोई सारे चीज़ लॉस नहीं, होने शुरू कोई हो गए थे, और Losses आज में 800 आगे- अरब सिर्फ दे रहे हैं हम उसका। जफर साहब, उसका सारा जो बर्डन और बोझ है इस कौम पे आता है। एग्जैक्टली ये कौम भुगत रही है उसका। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि एग्री सेक्टर पे कोई तफसीलन अच्छी तरह से बात नहीं हुई, और मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर में एक ज़माने में बहुत स्ट्रॉन्ग था, और हमारी गंदम के बड़े दूर दूर चर्चे थे। वी आर इवन बेटर देन इंडिया एक ज़माने में। वो ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया और हम वहीं पे खड़े हैं। और वो जो आपने अभी बात कही, मुझे उसी से याद आया कि एक तरफ हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे हाथ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह शुगर के साथ ये होता है कि एक साइड पे हम शुगर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, दूसरी साइड पे हम
इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ये क्या तमाशा और किस तरह से, और वो फिर क्या होता है, ये इसका सारा बर्डन जो है वो इस पूरी की पूरी कौम जो है भुगतती है। और फिर किसी से पूछा नहीं जा सकता, किसी से कहा नहीं जा सकता, किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता कि हमारे साथ हुआ क्या है और इस कौम के साथ क्या हो रहा है, इस जनरल पब्लिक गरीब आवाम के साथ क्या हो रहा है। तो ये एग्री सेक्टर टर्न अराउंड कर सकता था और अभी भी हम एग्री सेक्टर में बहुत काम कर सकते हैं, बहुत गुंजाइश मौजूद है। हम अगर देखिए, मैं फिर बताऊं, गमले, अगर गमलों के अंदर सब्जियां, किचन गार्डनिंग, फ्रूट, इट्स कॉल्ड किचन गार्डनिंग हो सकती है। चाइना में, यूरोप में लोग जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और कर रहे हैं। सही बात। हमारे लोग कहाँ पे हैं? हमारी वो जो एक्सपोर्ट ब्यूरो बनी है वो कहाँ पे है? हमारे जो ट्रेड काउंसलर्स जो दूसरे मुल्कों में बैठे हैं अब तक, आज तक, उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया है, क्या टर्न अराउंड किया है जो हम देखें कि ये सेक्टर, ये लोग, उन्होंने प्रोफेशनली, टेक्निकली बहुत काम करके मुल्क को आगे लेके गए हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के में आप क्या कहेंगे कि किस तरह से जो है वो हम इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी भी इसको टर्न अराउंड कर सकती है? सर बड़ी अहम हम बातें तो करेंगे, लेकिन इसका कितना फ़ायदा होता है, कितना असर होता है, किस हद तक लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, ये हम उन लोगों पे छोड़ देंगे। लेकिन हम बात ज़रूर करेंगे और करते रहना चाहिए, ताकि कभी ना कभी किसी न किसी वक्त ये स्ट्राइक ज़रूर करेगा, लोगों को अवेयरनेस ज़रूर होगी कि इस मुल्क के साथ होता क्या रहा है, इस मुल्क का पोटेंशियल क्या है, क्या हमने इस पोटेंशियल को पूरी तरह यूटिलाइज़ किया, ह्यूमन रिसोर्स को पूरी तरह यूटिलाइज़ किया। जो अल्लाह के इनामात हैं इस मुल्क के अंदर, जो मैं जानता हूँ मिनरल्स की शक्ल में, हमने आज तक उनको किस तरह से यूज़ किया, नहीं किया। और हम फिर वही है, कशकोल लेके हम दुनिया से उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में जब चीज़ें मांगेंगे, पैसे मांगेंगे, तो सारा का सारा बर्डन और बोझ तो मेरे और आप पर पड़ेगा ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी क्या? सर इस वक्त अफ्रीका के 57 ममालिक हैं, वो सारे मिलके उतनी गंदम पैदा नहीं करते जितनी हम अकेले करते हैं। बहुत अच्छी। दूसरी बात यह है कि जी गंदम इस दफ़ा बड़ी अच्छी फसल हुई है, तकरीबन एवरेज 50 मन पर एकड़ यील्ड पर एकड़ हुई है। बदकिस्मती से गवर्नमेंट ने उसको ज़िम्मेदार को बड़ा दचका दिया है। मैंने प्रपोज़ किया था कि जी इमीडिएटली आप एक बोर्ड बना दें और जितनी हमारी सरप्लस गंदम है, R&D चूँकि है नहीं, उसको अफ़गानिस्तान और दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर दें ताकि ज़िम्मेदार को भी नुकसान ना हो, और जो हमने 1 बिलियन से ज़्यादा की इंपोर्ट की थी गंदम, हमें वो 1 बिलियन वापस आ जाए ताकि हम उसको बैलेंस कर सकें। लेकिन कोई स्ट्रेटजी, कोई पॉलिसी नहीं थी, जिस वजह से ये सारा जुल्म अभी भी हो रहा है। दूसरी सर बात आपने बड़ी खूबसूरत कही है चीनी वाली। 60 लाख टन अप्रॉक्सीमेटली हमारी रिक्वायरमेंट है साल की। जब दुनिया में चीनी पैदा होती है, आपको 50 से 60 रुपए में 60 लाख टन चीनी खरीदें और मुल्क में गन्ने की गंदम की प्रोडक्शन बंद कर दें। आपकी टेक्सटाइल को तबाह इस गन्ने ने कर दिया है। आप उसमें कॉटन पे आएँ और आप जो 7-8 बिलियन डॉलर की कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क में पैदा करें। आप R&D करें, आप स्ट्रेटजी बनाएं, आप तरजीहात बनाएं कि क्या आपने करना है, क्या नहीं करना है। ये गन्ना हमारे ऊपर अजाब है। आप जब मुल्क के अंदर 110-20 रुपये में आप 40-50 रुपये तक चीनी बेचते हैं, जबकि आप सीज़न में 22 से 60 रुपये में ख़रीद सकते हैं। दूसरी बात यह है सर कि जब ये चीनी सरप्लस होती है तो वो कहते हैं कि जी हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ी है, तो बाहर 60 रुपये की बिक रही है, तो आप सब्सिडाइज़ करें, 40-50 रुपये गवर्नमेंट से फिर ले लेते हैं। तो सर वो तो हर लिहाज से मुल्क के अंदर एक अजाब है। दूसरी बात यह है सर कि अभी चूँकि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है, R&D उतनी नहीं है, यील्ड पर एकड़ के ऊपर हम नहीं गए, हमने हाइब्रिड सीड्स के ऊपर नहीं गए, हमने वो जो प्राइवेट सेक्टर सीड्स बना रहा है उसको वो गवर्नमेंट अथोराइज़ नहीं कर रही, अलाउ नहीं कर रही, और उसके ऊपर कोई R&D और कोई टेक्नोलॉजी का वर्किंग गवर्नमेंट की प्रेफरेंस के ऊपर नहीं है। जबकि अगले 20 साल में सिर्फ वो मुल्क सर्वाइव करेंगे जिनकी अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होंगी, अदरवाइज़ दूसरे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आज आपको अगर अमेरिका
सॉरी ये कह रहा है अपना ये सऊदी अरेबिया और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ कि हम आपके मुल्क में 2 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर चूँकि उनकी रिक्वायरमेंट आने वाले वक्त में, और दूसरी वो आपकी होटल इंडस्ट्री और ये सारी चीज़ों पे करने को तैयार हैं। चूँकि इंडस्ट्री के ऊपर वो फिजिबल ही नहीं है यहाँ पे कि 70-80 रुपये का यूनिट ले गए, उनके मुल्क में ये 10 रुपये का यूनिट है, तो वो कैसे इंडस्ट्री चला सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उस तरह नहीं है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर सर जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात है वो ये है कि जी आपके मुल्क के अंदर ऑलरेडी छोटे छोटे चंक है ज़मीन के, छोटा ज़मींदार ज़्यादा है, आप उनको फोकस करें और बताएं कि जी इतनी यील्ड आपने गंदम करनी है, इतना आपने ये प्रोडक्शन करनी है। और बदकिस्मती से देखें कि जी पिछले 2-3 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो चाइना के साथ एक जो है ना एक चीज़ ऐड करवाई है कि जी पाकिस्तान से घास वहाँ जा सकती है। चाइना ने कहा कि जी घास यहाँ पे हम इंपोर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो मैंने बड़ा शोर किया, मैंने कहा खुदा का खौफ करें, हमें भी घास खिलाएंगे, चाइना 2 पैसे ज़्यादा देगा तो हम गंदम की बजाय घास काश्त करना शुरू कर देंगे। तो आप ऐसी पॉलिसी और स्ट्रेटजी ना बनाएं जिसके लिए कौम के ऊपर जुल्म हो। आप सबसे पहले मद्देनज़र रखें अपने 25 करोड़ आवाम को, आप उसके मुताबिक देखें कि जी वो क्या प्रोडक्शन की बेसिक लोकल रिक्वायरमेंट है और क्या सरप्लस हो सकता है, उसकी R&D करें। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है एग्रीकल्चर के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, इंडस्ट्री से ज़्यादा इस वक्त भी वॉल्यूम एग्रीकल्चर का है 22%, इंडस्ट्री 19% है, और इंडस्ट्री 19% होने के बावजूद आपका 70% डायरेक्ट टैक्सेशन देती है और इनडायरेक्ट जो वहाँ से डेवलप होती हैं पेमेंट्स और वो जो एम्प्लॉइज़ देते हैं टैक्स उसके ऊपर अपनी सैलरीज़ के ऊपर, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स डाल के तो 80% तो आ जाता है। तो आप अगर इस चीज़ को इतना चाम, इतना ओपन होने के बावजूद, इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद सिर्फ आपकी R&D ना होने की वजह से एग्रीकल्चर को धचका लग रहा है। और दूसरा यह है कि जी एग्रीकल्चर के अंदर 2 चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी बड़ी ओल्ड है यहाँ पे, तो नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, मैकेनिज्म के ऊपर जाना चाहिए। दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एग्जैक्टली, तो क्या उस फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ने इस मुल्क की जो सारी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है उसको इंट्रोड्यूस, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने में कोई रोल अदा नहीं किया? और सर नहीं, उस लेवल का रोल नहीं अदा हुआ। ऐसी 5 यूनिवर्सिटी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। गवर्नमेंट को 4 चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के ऊपर, दूसरा इनको इमीडिएटली इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर, तीसरा इनको वैल्यू एडिशन के ऊपर जाना चाहिए, और चौथा इनको कोयले को यूटिलाइज़ करना चाहिए। और सबसे अहम चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मिनरल्स के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, किसी गैर मुल्की को उसके ऊपर नहीं आने देंगे, पाकिस्तानियों को आने दें, ताकि इंडिया में आज 200 ख़ानदान ऐसा है जिसके एक एक ख़ानदान के पास पाकिस्तान के टोटल बजट से ज़्यादा पैसा है। और अगर ये नेशनलाइजेशन ना हुई होती, जो 21 ख़ानदान गिन के मुल्क से निकाल दिए, तो 2000 में पाकिस्तान इस जगह बैठा होता कि जी पाकिस्तान में ऐसे ख़ानदान 50 ख़ानदान होते जिनके पास पाकिस्तान की इकॉनमी से ज़्यादा पैसा होता। तो हमने बर्बाद कर दिया अपनी इकॉनमी को अपने हाथों से, उन ख़ानदानों को, और हमने वहाँ पे पनपने नहीं दिया, इंडस्ट्री को बढ़ने नहीं दिया। और इंडिया में अब देखें आप कंपैरेटिवली कि वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर, रिलायंस को ले ले, पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा उनके पास पैसा है। तो हमने जो जुल्म किए हैं ना, उसकी रेमेडी सिर्फ ये है कि इमीडिएटली हम बगैर डिले किए ये सारी चीज़ों को टेकअप करें। और ये सबसे अहम है कि जी अगर आपके जितने यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है वो लोकल लोगों को दें, इंटरनेशनल को ना दें। अगर आप इंटरनेशनल से लेके आएंगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगना किकबैक्स के अलावा। अगर आपने किकबैक्स लेने हैं तो आपने बाहर के लोगों को वो चीज़ें देनी है। आपने पाकिस्तानियों को प्रमोट करें ताकि वो पैसा, वो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ पाकिस्तान के अंदर चले और हमारी यूथ इन्वॉल्व हो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। जी जी सब आप लास्ट आप जी मैं सब जैसे ये बात हो रही थी एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर जब तक आप छोटे ज़मींदार को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनको उसको फैसिलिटी नहीं देंगे, तो वो कैसे चलेगा? आप देख लें, उसके ट्यूबवेल की बिजली देख लें, उसकी ये खाद देख लें, बाकी चीज़ें देख लें, उसकी प्राइस दिन ब दिन बढ़ रही है। अच्छा, जब वो प्राइस बढ़ेगी तो जाहिर है फिर उसके साथ साथ वो बाकी चीज़ें भी बढ़ाएगा। इस वक्त ज़मींदार पिसा हुआ है, जो मैं देख रहा हूँ। मैं पिछले दिनों निगरान सेटअप में SM तनवीर साहब एग्रीकल्चर के मिनिस्टर थे, तो एक मीटिंग में मैं मौजूद था उनके साथ। पिछले 23 सालों से किसी नए बीज की परमिशन ही नहीं दी गई थी, अप्रूव नहीं किया गया था। ऐसे ही उन्होंने अप्रूव करना चाहे तो सेक्रेटरी जो साहब थे, उन्होंने कहा जी आप ये कर नहीं सकते।
उनकी उनसे मुंह मारी भी। उन्होंने उस वक्त 26 जो थे वो अप्रूव किए नए बीज। अच्छा, जब किसी मुल्क में आप 23, 24, 25 साल कोई चीज़ अप्रूव ही नहीं करेंगे तो आपकी एग्रीकल्चर कैसे आगे निकलेगी? ये तो हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद नया बीज आ रहा है। आप बाहर जाके देखें, नई से नई रिसर्च है। उसको जब तक लेके नहीं आएंगे तब तक ये नहीं चल सकेगा। अब सऊदी अरब, यूएई, बाकी मुल्क आपके मुल्क में सिर्फ एग्रीकल्चर को ही ज़्यादा करना चाह रहे हैं, और अगर उस तरफ हमारा ध्यान चला जाए और हम इसको लेके चलें तो मेरा ख्याल है हम इसमें काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हम अपना प्रोग्राम जो है बिज़नेस लॉन्च को ख़त्म करने से पहले एक और सेक्टर की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा। शहीद ज़फ़र साहब, आप उसमें उस बिज़नेस में हैं भी, फार्मास्यूटिकल। अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर और इंडस्ट्री, मैं ये बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल बहुत लार्ज स्केल पे डेवलप्ड है, और उन्होंने अपनी इस एक्सपोर्ट को, फार्मास्यूटिकल को, ये जो 57 कंट्रीज़ कहा है ना अफ्रीका की, आप अफ्रीका में जाके देख लें, मोस्टली आपको इंडिया की फार्मास्यूटिकल्स में, मोस्टली फार्मास्यूटिकल के जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया के मिलेंगे। इंडिया की जो कंपनीज़ हैं वो मैंने ज़ाती तौर पर अफ्रीका के अंदर इंटीरियर में उनके ब्रांड्स और नाम देखे, और वेयर देयर इज़ नो एनी नेम ऑफ पाकिस्तान और एनी प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान, तो हम कहाँ तरक्की करेंगे और कहाँ जाएंगे? तो ये देखें कि फार्मास्यूटिकल जो है उसके रॉ मटेरियल्स यहाँ पे हम कितने, मैं कहूँगा कि डिपेंडेंट है कि हमें जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं फार्मास्यूटिकल्स के, जो कि पाकिस्तान के अंदर डेवलप होने चाहिए, बनने चाहिए, इंडिया से आ रहे हैं। ये कंट्रोल है ना, रेगुलेटरी है ना। और जो भी आपने बात कही है ना, बाज़ कात हम बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी बॉडीज़ को रेगुलेटर्स करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो सेक्टर, वो इंडस्ट्री, वो कंसेप्ट, वो प्रोडक्ट, वो डेवलपमेंट हो ही ना सके। सही बात। इसलिए कि उनके अपने जो इंटरेस्ट्स होते हैं, अपनी उनकी ब्यूरोक्रेटिक हार्डल, ब्यूरोक्रेटिक हार्डल होती है, उनका अपना माइंड सेटअप। बाय द वे, चलते चलते मैं एक और बात कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने का माइंड सेट बहुत कम है। ट्रेडिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंपोर्ट जिस पे हम डिपेंडेंट हैं, वो बड़ा लुक्रेटिव है, बहुत उसमें पता नहीं क्या इंसेंटिव्स हैं, उसमें पता नहीं क्या किक बैक्स हैं, कि वो ज़्यादा यहाँ पे डेवलप है, ज़्यादा वहाँ पे यहाँ पे चल रहा है। और जो इंडस्ट्री है ना, उसको जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स पे 68% ऑफ टैक्सेस किसी भी एक इंडस्ट्री में, इतने परसेंट टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देते हैं। इसके बावजूद इंडस्ट्री जो है ना, उसके लिए चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल है, उसकी एक्सेप्टेंस मुश्किल है, उसको फैसिलिटेट करना मुश्किल है, जो कि फिर अगेन वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। इसी के साथ मैं चौधरी अमजद साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा। मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच। और जनाब ज़फ़र चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और बड़ी यूज़फुल बातें हुई। अल्लाह करे कि इन बातों से जो लोग और हमारे डिसीजन मेकर्स इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि आप लोग बिज़नेस में स्टेक होल्डर्स हैं और बिज़नेस को जानते हैं, और हमने बिज़नेस की बात की है, पाकिस्तान की तरक्की की बात की है, पाकिस्तान के अंदर जो शॉर्टफॉल्स है ना हमारे सिस्टम्स में, उसकी बात की है कि जब तक सिस्टम जो है वो आसान नहीं होगा एक आम आदमी के लिए जो उसको समझ सके, इवन जो आपने बात कही कि एक मेट्रिकुलेट एटलीस्ट उसको पढ़ सके और वो काम कर सके, और जो हमारे
सिस्टम्स जो हैं वो कंपेटेबल नहीं होंगे वर्ल्ड के साथ, लोगों के साथ। सबसे बड़ा जो इसमें सब बातों में है ना, वो है डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट। वो बहुत बड़ा है। हम हर बंदा एक दूसरे को चोर कह रहा है, हर आदमी दूसरे को चोर कह रहा है। ये जो बात है ना, जब तक ये हम आपस में बैठ के इस गैप को दूर नहीं करेंगे आपस में, तो मैं नहीं समझता कि हम रियली मुल्क की खिदमत कर सकेंगे, इसकी इकॉनमी को बढ़ा सकेंगे और इसको आगे लेके चले जा सकेंगे। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।